हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें कि आज 15 जून 2023 के हिंदू करंट अफेयर एनालिसिस की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे करंट अफेयर एनालिसिस को। सबसे पहला जो है हम लेते हैं मैपिंग का क्वेश्चन। मैपिंग में आपको सबसे पहले देखना है इसमें आज अंकारा को, ठीक है। अंकारा कहाँ पे है, ठीक है, और कीव ये कहाँ पे है, दोनों आप क्या करेंगे, वर्ल्ड मैप पे सर्च करेंगे, ठीक है। और इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के बारे में भी आप हमें कमेंट सेक्शन पे बताएंगे। तो देखिए अंकारा क्यों न्यूज़ में, नो नाटो एंट्री फॉर स्वीडन अनलेस एंटी टर्किश प्रोटेस्ट स्टॉप। जब तक एंटी टर्किश प्रोटेस्ट स्टॉप नहीं हो जाती कोई भी नाटो जो है, नाटो कंट्री की एंट्री जो है यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। दूसरी कीव में क्या बताया जा रहा है कि कम से कम 3 मरे हैं और 7 इंजर्ड हुए हैं। किसके वजह से, रशियन मिसाइल स्ट्राइक की वजह से, जो कहाँ पे हिट किया है, यूक्रेन में, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए दोनों न्यूज़ में है और आपको दोनों की मैपिंग लोकेशन को क्या करना है, आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो न्यूज़ है, सबसे पहला न्यूज़ है 16% ऑफ एल्डरली वुमेन सफर्ड एब्यूज्ड बाय फैमिली मेम्बर्स। देखिए क्या है, जो अभी क्या हुआ, वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे जो है, ये जो है मनाया गया, ठीक है। उसमें कुछ रिपोर्ट सामने निकल के आई, सर्वे सामने निकल के आई, जिसमें बताया गया 16% जो है वुमेन जो है सफ़र कर रहे हैं किसी न किसी एब्यूज़ से, और वो किसके द्वारा होता है, फैमिली मेम्बर से, फैमिली मेम्बर्स की वजह से, ठीक है। और भी बहुत सारे रिपोर्ट निकल के आए हैं, ठीक है, जिसमें कि बताया गया 66% जो है ओल्डर वुमेन जो है वो क्या है, प्रिवेल इन सोसाइटी है, जो एब्यूज होते हैं, और केवल 16% जो है वो रिपोर्ट की जाती है, ठीक है। ये चीज़ बताई गई है। और साथ में बताया गया है जो फिजिकल एब्यूज़ है वो कहीं ना कहीं 52% बढ़ रहा है, वर्बल एब्यूज़ 51%, और डिसरिस्पेक्ट 60%, और नेगलेक्टेड जो नेगलेक्ट किए कर दिए जाते हैं वो 51% है, और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन 25% कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। जो सन के द्वारा पेनिट्रेशन एब्यूज़ किए जाते हैं वो कितने परसेंट है, 33, यानी कि सन यानी कि बेटों के द्वारा, और जो बेटियों के द्वारा किए जाते हैं वो है 12%, ठीक है। और उसके अलावा भी जैसे डॉटर इन लॉ हो गए, स्पाउस हो गए, या कोई भी अदर रिलेटिव्स है जिनके द्वारा भी एब्यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब क्या दिक्कत है, कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस अवेलेबल है, ठीक है, जहाँ पे, और साथ ही साथ इनको कहीं ना कहीं सीरियसली चैलेंज करना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए, ताकि हम लोग जो एल्डर एब्यूज़ है कहीं ना कहीं उसको टैकल कर सकें, ठीक है। एक सर्वे में पाया गया कि 20% जो वुमेन है वो कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं अवेयरनेस से, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ रिड्रेस मैकेनिज़्म, जो उनके पास हक है, जो मैकेनिज़्म है, कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं। और ज़्यादातर जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो किसके वजह से होती है, हेल्थ स्टेटस के वजह से। वुमेन की जो हेल्थ स्टेटस है कहीं ना कहीं उसके वजह से जो एब्यूसेस की अमाउंट है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ी हुई नज़र आती है। जबकि 18% का क्या कहना है, दे डिड नॉट हैव एनी क्रोनिक हेल्थ कंडीशन, जबकि 18% का कहना है कि उनके पास कोई हेल्थ क्रोनिक है ही नहीं। जबकि 55% का क्या कहना है कि 2 हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो रखा है, ठीक है। 55% का यानी कि 2 तरह की बीमारी एक साथ हो रखी है, और 27 जो है वो कह रहे हैं मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन के साथ गुजर रहे हैं, जिसके कारण से एब्यूसिंग जो है वो कहीं ना कहीं इनके अंदर ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर बात की जाए 92% जो है एल्डरली वुमेन है उनको कहीं ना कहीं मोबाइल की यूज नहीं पता है, जिसके कारण से नो एक्सेस ऑफ एनी हेल्थ इंश्योरेंस, उनके पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है, जो कि इनके कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में एडेड है, चीफ मिनिस्टर द्वारा दिए जाते हैं, अलग अलग चीफ मिनिस्टर, और प्लस जो नेशनल और स्टेट लेवल पर दिए जाते हैं उसके लेवल पे भी नहीं मिल पाता है। इनको कहीं ना कहीं लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन मिलता है, फैसिलिटीज़ मिलती है, हाई कॉस्ट ऑफ मेडिकल केयर मिलता है, मेडिसिन मिलती है, जिसकी वजह से इनकी जो हेल्थ कंडीशन है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा बुरी होती रहती है। अगर हम बात करें 24% जो है ओल्डर वुमेन वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ इनफ टाइम बिताने की, लेकिन वो टाइम भी बच्चे आज के टाइम पे नहीं बिता पाते। उसका रीज़न ये है कि आज लोग कमाने के चक्कर में अपने माँ बाप तक को भी भूल चुके हैं, ठीक है। अगर हम और बात करें, सर्वे में ये भी पाया गया है 60% वुमेन के पास डिजिटल डिवाइस ही नहीं है, और 59% के पास तो अपनी स्मार्टफोन नहीं है। तो सोचिए इतना बुरा हाल हो रहा है, तो उनके बीच से
अगर इस तरह की खबर आती है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक क्रिएट होता है। आज के टाइम पे जिसमें ओल्ड एज को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, कहीं ना कहीं वो आज के टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फेस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। यूनियन गवर्नमेंट मूव न्यू HDI फॉर 28 लाख वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। क्या कह रहे हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं एक डिज़ाइन कर रही है सर्वे को, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की देखी जाएगी, किसकी, वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की, PVTG के, यानी कि पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के जो 28 लाख पीपल लगभग है उनको देखी जाएगी, और ये जो है उनके ह्यूमन डेवलप इंडेक्स को जो है दर्शाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया ये किस तरह से पॉलिसी जो है वो किस तरह से चेंजिंग करेगी, इनके जो भी इनको सुविधा मिल रही है उनको क्या वो ठीक तरीके से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनके ऊपर भी ये क्या करेगा, ज़्यादा जोर देगा कि अगर जो गवर्नमेंट की सर्विसेज इनको मिल रही है कितने हद तक इनको ठीक मिल रही है, कितने हद तक ठीक नहीं मिल रही है। जबकि जो निर्मला सीतारमण है, फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इस बजट सेशन में बताया था कि 15,000 करोड़ रुपए जो है इनके लिए अलॉट किए जाएंगे, किसके वजह से एक्सपेंडिचर किए जाएंगे, किसमें, मातृवंदना प्रधानमंत्री प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में। ठीक है, डेवलपमेंट मिशन में, कब तक, अगले 3 साल तक। ठीक है, जिसमें कि सभी 22,544 जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, विलेज है, उनको कहीं ना कहीं बेसिक गवर्नेंस सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, पब्लिक एजुकेशन, हेल्थ केयर, वाटर सप्लाई, ये सब प्रोवाइड करा जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इनकी जो परचेसिंग कैपेसिटी है उसको भी कहीं ना कहीं इंक्रीज करने की बात की गई है, जिसके कारण से इनके पास सर्विस और फैसिलिटीज़ जो है आसानी से इन तक पहुंचा जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है GS2 से, न्यू कंजप्शन फॉल इन इंडिया स्टडी। अब देखिए कंजप्शन, क्या चीज़ की कंजप्शन की बात कर रहे हैं कि लोगों का जो ट्रस्ट है किस पे, मीडिया पे, उसकी बात की जा रही है। उसके लिए सर्वे किया गया। ठीक है, ऑनलाइन न्यूज़ पे जो बात की जाती है कि कितने परसेंट डिपेंड है, कि 12% पॉइंट जो है वो ऑनलाइन न्यूज़ पे, जबकि टेलीविज़न पे कितना दिखाता है, 10%। ठीक है, डिक्लाइन हुआ है, जो माइनस परसेंटेज दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, और जो इसको रिपोर्ट को कौन रिलीज़ किया है, र्यूटन इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यू रिपोर्ट 2023 इन्होंने किया है। ये कौन सा एडिशन है, 12th एडिशन है। किसके साथ कोलैबोरेशन, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, इसके साथ मिलकर इन्होंने सर्वे किया है, और कंज्यूमर अक्रॉस 46 मार्केट में इन्होंने सर्वे किया है। और इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया जो है रजिस्टर्ड है स्मॉल डिक्रीजिंग, यानी कि 3% पॉइंट इन ओवरऑल ट्रस्ट ऑन न्यूज़ पे 3% की डिक्रीज देखा गया है, जो कि 38% है पहले के मुकाबले में। ठीक है, अब अगर बात की जाए जो रैंक है, पहले कितना था, 41% है, अब जो है 38% पे आ गया है। ठीक है, अब बात करें इंडिया की जो रैंक है वो 24th है लास्ट ईयर के। अगर सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड की बात की जाए वो है फिनलैंड। ठीक है, अभी भी हाईएस्ट है, और सबसे कम जो ट्रस्टेड है वो है ग्रीस जो 19% है, और फिनलैंड जो है 69% है। ठीक है, यूट्यूब जो है सबसे ज़्यादा प्रीफर करने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है न्यूज़ के लिए। वहीं अगर व्हाट्सअप की बात करें 47% है, फेसबुक की बात करें 39% है, और यूट्यूब की बात करें 56% है। अगर हिंदी की बात करें तो दैनिक भास्कर, हिंदी डेली जो है टॉप 10 ब्रांड एक्सेसर है ऑफलाइन और ऑनलाइन के लिए। ठीक है, अगर हम लोग 28% स्टूडेंट्स की बात माने तो वो कहते हैं कि हम लोग न्यूज़ जो है फेसबुक के जरिए ही पता लग जाता है, और जो कि पहले कितना था, 42% था 2016 में। ठीक है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सोशल यूज सर्वे अभी बात की गई है, सबसे ज़्यादा कौन किया, किसके बारे में बात की है, टिकटॉक के बारे में, जो 48% है, जो किसके बीच में फेमस है, 18 to 24 एज ग्रुप के लोग के बीच में फेमस है, विथ 20% ऑफ उनमें से जो है यूज करते हैं न्यूज़ के लिए। ठीक है, लेकिन ये इंडिया में तो नहीं चल रहा है, लेकिन एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में ज़्यादा ही चलने वाली चीज़ है। ठीक है, तो और इसमें इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही ऊपर से आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं GS2 के। अगला न्यूज़ है, EU लॉ मेकर गिव नोट टू प्लान ब्लॉक फ्यूचर AI रेगुलेशन।
यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यूरोपियन यूनियन ने कहीं ना कहीं प्लान किया है कि जो फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो गति हमें दिख रही है उसके वजह से कुछ रेगुलेशन बनाने की बात की जा रही है। अगर ये रेगुलेशन बनता है कहीं ना कहीं ये क्या होंगे, फर्स्ट लॉ होगा रेगुलेटिंग में, वर्ल्ड में पहला लॉ होगा जो रेगुलेट करेगा एआई को, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। ठीक है, अब इसमें क्या बात किया गया है, इसमें फ्यूचर लॉ की बात की गई है, फ्यूचर लॉ रेगुलेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई है, जो जैसे कि चैट जीटीपी या फिर आपके टेक्नोलॉजी जो इन सब का इनोवेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं उसकी बढ़ती चीज़ों को देखकर कहीं ना कहीं वो आगे के लिए खतरा ना हो, तो उसके लिए रेगुलेशन की बात की गई है। इसको कहीं ना कहीं यूरोपियन पार्लियामेंट और यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्रीज़ ने मिलकर इस चीज़ के लिए हमें भरी है। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर ऐसा होता है कहीं ना कहीं इस चीज़ पे कोई रेगुलेशन आता है तो ये क्या होगा, वर्ल्ड का फर्स्ट रेगुलेशन होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या बताया जा रहा है, जो रेगुलेटेड है वो क्या होगा, रिस्क वेटेज देखा जाएगा कि जिसमें ज़्यादा रिस्क होगा वो कहीं ना कहीं जैसे कि हेल्थ हो गया। ठीक है, इनमें इन सब चीज़ों में ज़्यादा रिस्क होती है, जैसे आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, कहीं ना कहीं इनको कहीं ना कहीं मैनेज करने का काम करेगा, इन चीज़ों को मैनेज करने का यहाँ पे रिस्क की ज़्यादा खतरा हो सकती है, इसी वजह से यहाँ पे रेगुलेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और इनका स्पेशल रिक्वायरमेंट भी है फॉर जनरल एआई रिक्वायरमेंट, एआई सिस्टम के लिए, जैसे चैट जीटीपी हो गया, डेल ई कैपेबिलिटी प्रोडक्शन हो गया, इमेज के लिए, कोड के लिए, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि जनरल एआई सिस्टम की स्पेशल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, जिससे कि ये इनको मैनेज कर सके। ठीक है, और लॉ मेकर कहीं ना कहीं प्रपोज किए हैं कि बैन ऑन एआई सिस्टम दैट यूज बायोमेट्रिक सर्विलेंस, इमोशनल रिकॉग्निस और सो कॉल्ड प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग, इस तरह की जो एआई चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं बैन करने की भी बात चल रही है। ठीक है, चलिए अब अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है, सेवरल हार्डल्स क्रॉस्ड, सेकंड ब्रिज इन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कंप्लीट। देखिए क्या है, दूसरी ब्रिज बन रही है, पहली ब्रिज जनवरी में स्टार्ट हो गई थी, कंप्लीट हुई थी। ठीक है, जो पार रिवर पर था, जो वापी और बिलिमोरा स्टेशन पे चल रहा था। ठीक है, पहली रिवर ब्रिज। अब जो है दूसरी ब्रिज जो है वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्ट हो रही है। ठीक है, और कहाँ पे हो रही है, पूर्णा रिवर। पूर्णा रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है वो ज़रा आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। ठीक है, कहाँ पे, गुजरात में। यहाँ पे बताया जा रहा है बुलेट ट्रेन की जो है, ये जो ट्रेन लाइन बन रही है वो किस वजह से, जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं उसके लिए की जा रही है। ठीक है, बुलेट ट्रेन, और यहाँ कहीं ना कहीं 24 रिवर ब्रिज हाई स्पीड होगा, जिसमें जो 20 है वो गुजरात में होगा और 4 जो है आपका महाराष्ट्र में होगा, यानी गुजरात तो महाराष्ट्र क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। ठीक है, और जो इनकी फाइंडिंग वर्कर की जो चैलेंजिंग है वो कहीं ना कहीं वाटर लेवल है। ठीक है, जो वाटर लेवल की टाइड्स वगैरह आती है वो कहीं ना कहीं इनके काम के लिए कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डालती है। ठीक है, जो 6 मीटर की 5 to 6 मीटर की हर दिन हर रात जो है 4 नाइट तक हाई टाइड्स आती है, कहीं ना कहीं इनके कामों को कहीं ना कहीं स्टॉप करती है। ठीक है, अगर ऑफिशियली रिपोर्ट के हिसाब से कहा जाए 1.2 किलोमीटर की जो ब्रिज है नर्मदा बारूच विल बी लॉन्गेस्ट ब्रिज बनेगी यहाँ पे। ठीक है, और जो कि कहाँ पे, गुजरात में बनेगी। ठीक है, अलग अलग रिवर जैसे साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, इन सब रिवर पे भी इनका काम जो है चलता रहेगा। और बुलेट ट्रेन को जो ऑपरेशन करने की बात की गई वो 2026 तक ऑपरेशन पे लाने की बात की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है, सदर्न रेलवे फर्स्ट एलिफेंट अंडरपास एंटर फाइनल स्टेज इन नियर कोयम्बटूर। देखिए कोयम्बटूर में क्या है, फाइनल स्टेज पे चल रहा है, जो अंडरपास का काम चल रहा है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो एलिफेंट की जो कॉन्फ्लिक्ट है ट्रेन के साथ, वो कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए एक अंडरपास बनाया गया है, और अंडरपास लगभग फाइनल स्टेज पे है, जो कि बनकर तैयार है, जो किससे लिंक करेगा, जो तमिलनाडु और केरल से जो है लिंक करेगा। और ये क्या है, एटी मडिलिया मदाई वलियार, यहाँ पे ये बन रहा है। ठीक है, और ये किस वजह से बन रहा है, टोटल 11 एलिफेंट जो है वो कहीं ना कहीं किल्ड हुए हैं, कब से, 2080 से एक्सटेंट की वजह से, जिसके कारण से इस तरह की जो प्लान को एग्जीक्यूट किया गया है। बस इतना ध्यान में रखने की ज़रूरत है और इससे ज़्यादा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाँ, वीट स्टॉक। देखिए क्या है, गवर्नमेंट ने जो किया है, इम्पोज किया है वीट स्टॉक सीलिंग को, क्यों किया है उसके बारे में ज़रा जानते हैं। देखिए
अगर फूड सिक्योरिटी की बात की जाए या प्रिवेंट होर्डिंग की बात की जाए या फिर स्कल्परस जो स्पेकुलेशन है, कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन जो बढ़ रहा है उसको कहीं रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, लिमिट लगाया है। ठीक है, किन किन चीज़ों पे? फूड सिक्योरिटी की वजह से, फूड सिक्योरिटी की बात की जाए या होर्डिंग की बात की जाए, जो लोगों की जमाखोरी उसको रोकने के लिए, और जो स्पेकुलेशन है उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने लिमिट लगाया है, इम्पोज किया है जो स्टॉक ऑफ वीट्स पे। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो प्राइस है उसको कहीं ना कहीं एसेंशियल कमोडिटीज़ की उसको कहीं ना कहीं स्टेबलाइज लाया जाए। ठीक है, और साथ ही साथ इनफ स्टॉक हो जाए किसकी, वीट्स की इन कंट्री में। ठीक है, जो हमारी कंट्री में जो स्टॉक्स है वो कहीं ना कहीं घट रही है, तो कहीं ना कहीं उसको स्टॉक्स को बढ़ाने की बात की गई है। अगर परमिशिबल स्टॉक्स दैट ट्रेडर होलसेलर कैन होल्ड 3000 मेट्रिक टन, रिटेलियर बिग चेन रिटेलर कैन बी होल्ड 10 मेट्रिक टन। देखिए, अगर बड़े होल्डर जो है 3000 मेट्रिक टन अगर वो होल्ड करते हैं, तो रिटेलर कहीं ना कहीं वहीं पे 10 मेट्रिक टन जो है हर एक होल्ड करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रोसेसर वुड बी एबल टू स्टॉक 75% ऑफ एनुअल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ठीक है, इसकी बात की जा रही है। अगर स्टॉक्स को हायर देन लिमिट से स्टॉक किया जाए तो कहीं ना कहीं उसको क्या करना पड़ेगा, 30 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, डे इशू ऑफ नोटिफिकेशन टू ब्रिंग सेम अंडर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, और लिमिट में उसको लाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ एडिशनली ऑर्डर दिया गया है। क्या बताया गया है, जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है जो 15 टन की वीट है सेंट्रल पूल में, उसको कहीं ना कहीं आपका क्या करेगा, 15 लाख टन की उसको कहीं ना कहीं ओपन मार्केट सेल स्कीम में क्या करेगा, सेल करेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो फूड सिक्योरिटी है सेक्रेटरी है ऑल्सो अनाउंस दैट गवर्नमेंट वुड बी अफोर्डेड राइस अंडर मॉडरेट इट्स प्राइस, क्योंकि इसके प्राइस को कम करना है, इसके वजह से वो क्या करेगा, ओपन मार्केट सेल्स में स्कीम्स में इसको सेल करेगा। ठीक है, जिसके कारण से इसकी जो प्राइस है वो स्टेबिलिटी पे आ जाए। अगर बात करें किस वजह से ये हो रहा है, क्या कंसर्न है जो कि इसके गवर्नमेंट को ऐसा स्टेप लेना पड़ रहा है, सबसे पहले तो रेनफॉल। ठीक है, अनसीजनल रेन हुआ है, हेल स्टॉर्म हुआ है, और एंड ऑफ मार्च और अप्रैल की शुरुआत में ही हमें दिखा है हॉटर टेम्परेचर दिखा है, और साथ कब फेब में। ठीक है, साथ ही साथ हेल स्टॉर्म दिखाया कब, मार्च और अप्रैल में भी। तो इसके वजह से क्या हुआ, फसल जो होगी कहीं ना कहीं ख़राब हो चुकी है। ठीक है, जिसके कारण से जो होर्डिंग है वो जमाखोरी है कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ गई है, और उसके वजह से स्पेकुलेशन बढ़ रहा है, और लोअर प्रोडक्शन हुआ है हायर प्राइस की वजह से। ठीक है, जब हायर प्राइस लीड टू हायर लोअर प्रोडक्शन की वजह से क्या हुआ है, हायर प्राइस जो है क्रॉप का बढ़ा है। ठीक है, जिसके कारण से जो लोकल प्राइस है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट परचेज की प्राइस की वो कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है। ठीक है, इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस चीज़ के लिए इम्पोज किया है। ठीक है, सीलिंग इम्पोज किया है। जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इंटरेस्टेड किया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर फूड ग्रेन्स एक्सेसिबल रीजनेबल प्राइस टू द वल्नरेबल सेक्शन सोसाइटी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखो, वल्नरेबल सेक्शन को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से ही उनको क्या हो जाएगा, इन चीज़ों को एक्सेस मिल सकता है, लेकिन जो लिमिटिंग सीलिंग है वो कहीं ना कहीं जो 3,000 की मैट्रिक टन की जो सीलिंग है कि होलसेलर के पास और रिटेल के पास कितना 10 मैट्रिक टन की, उतनी कहीं ना कहीं बरकरार रखनी पड़ेगी। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो कहीं ना कहीं 30 डेज की नोटिस पीरियड देनी पड़ेगी, और उसको फिर उस अमाउंट में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात करें क्या हुआ है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, सबसे पहले तो ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा प्रीमाइसिस, जो कि इंक्रीजिंग एरिया को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और बेटर यील्ड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे की न्यूज़ की बात करते हैं। आज की जो लास्ट न्यूज़ है वो है आपका द स्टेटस ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स इन इंडिया। देखिए क्या है, ये अच्छा न्यूज़ है, इसको ज़रा आप समझिए। 3 स्टेट्स की बात करें, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उन्होंने प्रपोजल किया है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी को, कि एक न्यू टेस्ट ट्रांसजेनिक कॉटन सीड की बात की गई है, जिसमें जो कि क्राई 2AI की बात की गई है, और इसको कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, मेक कॉटन रेजिस्टेंस टू पिंक वॉलवर्म, और ये एक मेजर पेस्ट का भी काम करेगा। ठीक है, इस पर रिसर्च करने की बात की गई है, और इसको कहीं ना कहीं ट्रांसजेनिक कॉटन सीड के लिए अप्रूवल देने की बात की गई है। ठीक है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट इस पर हमें जो ज़्यादा एक्सेप्टेंसी है वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट रेजिंग कर रहा है जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर। ठीक है, अब स्टेटस क्या है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स में इंडिया में जो है बहुत सारे ट्रायल्स चलते हैं।
ठीक है, एम्प्लॉय ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी पे। लेकिन कॉटन रिमेन दी ओनली ट्रांसजेनिक क्रॉप्स जिसको कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए इंडिया में अप्रूवल दिया गया है। जो GEAC है, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, वो एक एपेक्स टेक्निकल बॉडी है जो कि इवेल्युएट करती है प्रपोजल को फॉर टेस्टिंग जेनेटिकल जो मॉडिफिकेशन करना है, जेनेटिकल मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है या सीड्स है उसको कहीं ना कहीं उसके लिए टेस्टिंग प्रपोजल के लिए प्रपोजल देती है, ठीक है, चार्ज करती है। उसके बाद अगर बात की जाए अप्रूवल ऑफ इन्वायरमेंटल रिलीज मस्टर्ड हाइब्रिड धारा, इसको कहीं ना कहीं उन्होंने अप्रूवल दिया है अभी रिसेंटली में, ठीक है, 18 अक्टूबर 2023 स्त्री प्रोडक्शन के लिए एंड टेस्टिंग के लिए, ठीक है, जो वो एक स्टेप आगे है जो कि फुल कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए काम आएगा। अगर जेनेटिकल इंजीनियर अप्रेजल कमेटी की बात की जाए तो इन्होंने अंडर इन्वायरमेंटल मिनिस्टर इन्होंने कहा है फाइनल आर्बिटर जो है वो केस क्या है, GM क्रॉप्स की ये नहीं है, ठीक है, इज इज नॉट द फाइनल आर्बिटर, ठीक है, जो ये फाइनल आर्बिटर नहीं है जो कि GM क्रॉप को दे सके, ठीक है। इन्होंने और क्या बात बताई, फॉलोइंग GEAC के अप्रूवल जो है DMH जो मस्टर्ड हाइब्रिड धारा है 11 एंड उसके बाद पिटीशन अप्रूवल देने के बाद पिटीशन क्या की अप्रोच की है एपेक्स कोर्ट की तरफ और कहा कि इस पे रोक लगा दिया जाए। इट वुड बी इनकरेज, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो फार्मर है इसको कहीं ना कहीं इंकरेज करेगा कि स्प्रे हर्बिसाइड्स को जो कि इंक्रीज करेंगे अपने किसानों में। अगर ऐसा हमने अप्रूवल दे दिया तो ये किसान क्या करेंगे, हर्बिसाइड्स का यूज करेंगे जो कि पहले से ही इंडिया में बैन है, ठीक है, इस चीज़ के लिए। तो इन 2017 में अगर बात की जाए तो जेनेटिक इंजीनियर अप्रेजल कमेटी ने के अनुसार क्या बताया जा रहा है, क्लियरेंस जो है GM मस्टर्ड को कर दिया गया था, लेकिन अकॉर्डिंग बैक टू इट डिसीजन इम्पोज एडिशनली टेस्ट, इनको फिर एडिशनली टेस्ट किया गया। अगर बात की जाए 2010 में जेनेटिक हैज अप्रूवल GM ब्रिंजल को भी इन्होंने क्या दिया था, अप्रूवल दिया था, बट इंडेफिनिटली मॉरेटोरियम जो दिया था वो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया है, इंडेफिनिट मॉरेटोरियम के केस में रख दिया है, ठीक है। अगर हम बात करें रेगुलेटिंग की प्रोसेस क्या है, अगर हम रेगुलेटिंग प्रोसेस की बात करें तो जो ट्रांसजेनिक जीन होती है प्लांट्स के अंदर वो कहीं ना कहीं सस्टेन करनी चाहिए, प्रोटेक्टिव होनी चाहिए और कहीं ना कहीं साइंस और जो चांस है जो इन्वायरमेंटल असेसमेंट है उसको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होना चाहिए। अगर उसके उल्टा जाता है तो कहीं ना कहीं इसको अप्रूवल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको कमर्शियल क्लियरेंस देने के लिए सबसे पहले इकोलॉजिकल बेनिफिट देखना पड़ेगा। अगर इकोलॉजिकल बेनिफिट इकोलॉजी को बिना हार्म किए, अगर ये किसी स्पीसीज़ को बिना हार्म किए अगर इसकी प्रोडक्शन ठीक हो रही है तो कहीं ना कहीं इसको अप्रूवल मिल सकता है। लेकिन इसके लिए बड़े लेवल पे इसको क्या किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा, जो ओपन फील्ड ट्रायल जिसको कहा जाता है, और मल्टीपल क्रॉप सीजन के अंदर अंदर इसको ट्रायल किया जाएगा और जो एक जोग्राफिकल कंडीशन में भी इसको जो है ट्रायल जो है कंडीशन जो एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्यों गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना ने ही रिफर्ड किया था जेनेटिक इंजीनियर अप्रेजल कमेटी को। देखिए सबसे पहले जो डेवलप किया गया था, डेवलप बाय हैदराबाद बेस्ड बायो रिसर्च इंडिया क्राइड 2AI को कहाँ पे डेवलप किया गया था, हैदराबाद में, बेस्ड बायोसीड रिसर्च इंडिया के द्वारा, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, जो रेस्ट कर रहा है किसको, पिंक वॉलवॉर्म को, ठीक है, वॉलवॉर्म को, जो कि फर्स्ट जनरेशन है किसका, ट्रांसजेनिक कॉटन का, ठीक है। अब देखिए, अब कॉटन अगेंस्ट मोर वाइड स्प्रेड बताया क्या जा रहा है, पेस्ट कॉल्ड अमेरिकन वर्ल्डवेयर। क्या कह रहा है, ये जो अमेरिकन वर्ल्डवेयर है कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं पेस्ट करता है, मतलब ज़्यादा ही रोकने की क्षमता रखती है। तो जो क्राई 2AI सीड्स है वो कहीं ना कहीं पास किया, प्रिलिमिनरी चीज़ों को पास किया। उसके बाद ट्रायल की बात आई तो GEAC ने क्या किया, रिकमेंडेड किया अलग अलग फार्मर्स को, जैसे तेलंगाना में बात की, महाराष्ट्र में, गुजरात में और हरियाणा में। लेकिन अगर टेस्ट की बात है सिर्फ हरियाणा ने क्या किया, उसको परमिशन दिया कि इस तरह के टेस्ट जो है किया जा सकता है। लेकिन बाकियों ने क्या किया इतना, अगर तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना ने रिक्वेस्ट किया कि हमें 45 दिन का एक्सटेंशन चाहिए इस प्रपोजल को कंसीडर करने के लिए। वहीं अगर May 16 की बात करें, तेलंगाना ने रिस्पॉन्ड किया क्या कि इट वुड बी नॉट अलाउड ट्रायल टू बी कंडक्ट करंट क्रॉपिंग सीजन, अभी की जो क्रॉपिंग सीजन है उसको हम लोग ट्रायल नहीं करा सकते। जबकि गुजरात ने बाद में क्या कहा, रिस्पॉन्ड दिया कि प्रपोजल वर अनएक्सेप्टेबल उनके द्वारा, बट डिड नॉट फर्निश रीजन, उनको कोई रीजन इस तरह से नहीं दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों स्टेट क्या कर रहे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कहीं ना कहीं जो सेंटर के जो इस तरह की क्रॉप्स
उगाने की बात की जा रही है उसको कहीं ना कहीं डिफ़र करने की बात, प्रपोजल को डिफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फॉलोइंग दीज रिस्पॉन्स JEAC हैज़ आस्क्ड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अब क्या हुआ, बायोटेक्नोलॉजी के पास गया और एंड ICAR के पास गया, जॉइंटली ऑर्गेनाइज कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटी के पास, और उन्होंने कहीं ना कहीं इसको रेगुलेशन की इन्वॉल्व एंड रेगुलेशन फ्रेमवर्क प्लेस इवेल्युएटिंग दीज क्रॉप्स, ठीक है। इनको अप्रूवल करने के लिए इनके पास कहीं ना कहीं गया कि इसके ऊपर ट्रेनिंग किया जाए और इसको करवाया जाए, ठीक है। लेकिन जो JEAC का कंसिस्ट पैनल है उन्होंने कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी और जिसको हेडेड कर रहे थे सीनियर ऑफिशियल इन्वायरमेंटल मिनिस्टर और को चेयर बाय साइंटिस्ट ऑफ DBT, तो उन्होंने क्या किया, रिजॉल्व करने इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, इशू द स्टेट नॉट अकॉर्डिंग अप्रूवल ऑन टेस्टिंग बिकॉज डिफरिंग एटीट्यूड ऑफ GM क्रॉप्स कंसिडर प्रपोजल बाय DBT टू डिक्लेयर सम रीजन अक्रॉस इंडिया। कुछ जगह पे इनको क्या किया गया, नोटिफाई किया गया कि इन जगह पे आप क्या कर सकते हो, इसको टेस्टिंग कर सकते हो। उसके लिए 42 एरिया को प्रपोज किया गया साइट्स को, और बाकी कंट्रियों को कहा गया है कि आप यहाँ पे आके क्या कर सकते हो, इसका ट्रायल जो है कर सकते हो अगर एट दिस लोकेशन वॉन्ट नीड टू, और यहाँ पे अगर ट्रायल आप करते हो तो यहाँ पे परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टेट्स की, ठीक है। तो ये चीज़ बताया गया क्योंकि हरियाणा ने इसको परमिशन दे दिया इस टेस्ट को करने के लिए, लेकिन जो बाकी 3 कंट्री है गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना कहीं ना कहीं डिफर कर रहे हैं इसके प्रपोजल को, और उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है। तो आई होप कि आज के आपको न्यूज़ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, थैंक यू।